समीक्षा फोन में लहंगे की फोटो देख रही होती है और तभी उसके फोन में एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा आता है, जिसे देखकर समीक्षा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत अपनी बहन पूनम के पास जाती है और उसको दिखाते हुए कहती है, दीदी ये लहंगा देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने तय कर लिया है, मैं तो यही पहनने वाली हूँ शादी में। महंगा भी नहीं है, हमारे बजट में भी है, हम आराम से ले सकते हैं ये। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है समीक्षा? जो चीज मुझे पसंद आती है वही क्यों तुझे लेनी होती है? यही लहंगा तो मैंने भी पसंद किया था ना, और अब तुझे भी यही लहंगा पसंद आया। झूठ मत बोलो दीदी आप। अरे आपने ये लहंगा देखा होता ना तो आप भी दिखाती नहीं हमें, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं ना। इसका मतलब यही है कि आपने ऐसा लहंगा देखा ही नहीं था, और जब मैंने देखा तो आपको भी पसंद आ गया। इसीलिए आप झूठ बोल रही हो कि आपको भी यही पसंद आया। मैं तेरी तरह झूठी नहीं हूँ जो हर वक्त बस झूठ ही बोलती रहूं। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। ये लहंगा मैंने पहले पसंद किया था तो ये लहंगा मैं ही पहनूंगी। पूनम और समीक्षा दोनों लहंगे के पीछे काफी बहस करने लग जाती हैं। तभी वहाँ उन दोनों की बाकी की 3 बड़ी बहन रितु, महक और संजना आती है। तभी संजना बोलती है, अरे क्या हो गया, तुम दोनों इतना झगड़ क्यों रही हो? दीदी देख लो पूनम दीदी को, मैंने आपकी शादी के लिए अपना लहंगा पसंद कर लिया है, तो अब इन्हें भी वही लहंगा पसंद आया जो मुझे पसंद आया है। आप समझा लो अब खुद ही। क्या समझा लो? दी आप ही बताओ, ये वाला लहंगा मैंने आपको पहले ही नहीं दिखाया था क्या? मैंने पहले ही बोला था ना कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यही पहनने वाली हूँ। अरे तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? ये ब्राइडल लहंगा है और तुम दोनों की शादी हो रही है क्या, जो तुम दोनों ने ये ब्राइडल लहंगा पहना है? अगर इन दोनों ने ब्राइडल लहंगा पहना तो मैं भी ब्राइडल लहंगा ही पहनूंगी आपकी शादी में। मुझे तो पसंद करने में टाइम भी नहीं लगने वाला। और मैं भी, मुझे तो वैसे भी ब्राइडल लहंगा पहनने का बहुत शौक है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा ब्राइडल लहंगा पहनने का। मैं भी अब तो ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली हूँ। चारों बहनें संजना को ही बोलना शुरू कर देती हैं। और कुछ देर बाद पांचों बहनों की माँ कल्पना वहाँ आती है और इतना शोर देखकर वो बोलती है, ये क्या है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये घर है मेरा, कोई सब्जी मंडी नहीं जो इतना शोर कर रहे हो। और संजना तू तो सबसे बड़ी है ना, तू भी अब इन पागलों की तरह शोर मचाएगी? माँ मैं क्या करूँ, यहाँ तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। कब से समझा रही हूँ लेकिन कोई भी मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अब आप ही बताओ कि मैं इनका क्या करूँ। लेकिन ये सब लड़ क्यों रहे हैं? माँ चारों कह रही है कि उन्हें मेरी शादी पर ब्राइडल लहंगा पहनना है। माँ हम तो बस आपको ब्राइडल लहंगा पहनकर गिफ्ट देना चाहते थे। मैंने तो कुछ सोचा है कि मैं क्या करूँगी दीदी की शादी पर, इसलिए मुझे आप शादी के लिए ब्राइडल लहंगा ही दिला दो। वैसे बहुत दिनों से मैं भी सोच रही थी संजना की शादी के लिए। अब समीक्षा ने भी सोच लिया है तो मैं भी क्यों ना करूँ कुछ। आप सब लोग एक साथ हैरान भी हो जाओगे और खुश भी हो जाओगे। तुम सब पागल हो गए हो क्या? अरे दुल्हन संजना है और तुम दुल्हन की बहन हो। तुम चारों ही अगर दुल्हन बनकर बैठ जाओगे तो लोग बातें नहीं बनाएंगे क्या? ये सोचा है क्या तुमने कभी? माँ लोगों का तो काम ही होता है ना बातें बनाना, अब लोगों को तो अपना काम करने दीजिए। मुझसे बहस मत करना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ, माँ हूँ मैं, और मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तुम चारों को कोई ब्राइडल लहंगा नहीं मिलने वाला है, इसलिए अब ये जिद छोड़ दो। कल्पना चारों को बहुत सुनाती है और फिर चारों उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। समीक्षा अपने कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड अंकित को फोन पे बोलती है, यार ना ही माँ मान रही है और ना ही संजना दीदी, अब क्या करें हम? कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब मान जाएंगे, तुम बस कोशिश करती रहो और हाँ कोई ना कोई नया तरीका अपनाती रहो जिससे सब मान जाए, और मुझे लगता है सब मान जाएंगे। चारों बहनों का बहुत मन होता है कि वो ब्राइडल लहंगा पहने, और जब कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो बात ही नहीं करती किसी से, बस अपने से ही मतलब रखती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। ये सब संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और संजना सबको एक साथ बिठाती है और बोलती है, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी और एक तुम चारों हो कि मुझसे भी अच्छे से बात नहीं कर रही हो। तुम्हें अपनी बहन से प्यार नहीं है क्या, या फिर अपना गुस्सा ज्यादा प्यारा है? क्या फायदा दीदी बात करने का, यहाँ घर में तो वैसे भी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। और नहीं तो क्या, हम भी तो आपकी शादी के लिए खुश ही थे ना, तभी तो हम आपकी शादी के लिए कितना सोच रहे थे।
लेकिन हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है घर में। तुम चारों को भी ब्राइडल लहंगा पहनना है, बस इस वजह से तुम चारों गुस्सा हो ना। दीदी आपको सब पता है, फिर भी आप पूछ रही हो। अरे हमने मांग ही क्या लिया है आपसे जो आप मना कर रहे हो। अरे आपकी शादी में आपकी चारों बहनें आपकी तरह ही लगेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन अब तो आप भी माँ की तरफ हो गई, अब आप हमारी कहाँ सुनने वाली हो। बस करो तुम चारों, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें ब्लैकमेल करना अच्छे से आता है और मैं अपनी चारों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम चारों की एक इच्छा तो मान ही सकती हूँ। तुम चारों मेरी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनना। अब तो खुश हो ना तुम चारों भी। सच में दीदी, अब हम भी ब्राइडल लहंगा पहन सकते हैं? और नहीं तो क्या, अब मैं ही अपनी शादी में अपनी बहनों के मुंह ऐसे लटके हुए तो देख नहीं सकती, इसीलिए बोल रही हूँ कि तुम चारों पहन लेना मेरी शादी में ब्राइडल लहंगा। और माँ का क्या? आप तो बोल रही हो आराम से, लेकिन माँ का क्या? वो तो हम पर ही गुस्सा करेंगी ना। तुम चारों माँ की टेंशन मत लो, माँ से मैं बात कर लूंगी। लेकिन अब तुम चारों भी शादी वाले घर में शादी की रौनक जमा दो। चारों ने मुंह बनाया हुआ है, लग ही नहीं रहा ये शादी वाला घर है। संजना अपनी बहनों को भी ब्राइडल लहंगा दिला देती है और अब पांचों बहनें ब्राइडल लहंगा पहनकर बहुत खुश हो जाती हैं और बहुत ज्यादा सुंदर भी लगती हैं। सब लोग हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर जिसकी शादी है वो आखिर है कौन। तभी कल्पना के पास उनकी पड़ोसन जानकी आती है और बोलती है, अरे कल्पना, तेरी एक बेटी की शादी है या पांचों बेटी की शादी है? है तो एक ही बेटी की शादी, लेकिन मेरी पांचों बेटियों में आपस में बहुत प्यार है ना, तो जिसकी शादी है उसने ही जबरदस्ती अपनी चारों बहनों को ब्राइडल लहंगा पहनने को बोला है। अच्छा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता कि शादी एक की है और दुल्हन सब बने हुए हैं। अब बच्चे जो चाहे वही करे, मैं तो बस बोल ही सकती हूँ ना, बाकी बच्चों की मर्जी है। कल्पना शादी में आए सभी मेहमानों से सुन रही होती है कि ये क्या हो रहा है। कल्पना कमरे में जाती है जहाँ उसकी पांचों बेटियां तैयार होकर बैठी होती हैं। तभी कल्पना गुस्से में बोलती है, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे तैयार मत होना, लेकिन तुम पांचों को मेरी बात माननी कहाँ होती है। अब देखो बाहर सब लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। माँ, मैंने ब्राइडल लहंगा इसलिए पहना है क्योंकि आज दीदी के साथ मैं भी शादी करने वाली हूँ। मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और आपको भी एक बार मिलवा चुकी हूँ। मुझे पता है कि आप मना कर देती लव मैरिज के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। क्या तुमने भी? तुमने भी का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम चारों यहाँ मेरी नहीं बल्कि अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए इतनी जिद कर रहे थे ब्राइडल लहंगा के लिए। सब तैयारी हो चुकी है, कुछ देर में मेरी बारात आएगी। और माँ, आप चिंता मत करो, आपकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, अपने लिए सही और गलत सब जानती हैं। अब क्या बोलूं? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले किसी ने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा क्या? सब करो अपने मन की। कल्पना की पांचों बेटियों की शादी हो जाती है और कुछ दिनों बाद अपनी बेटियों को शादीशुदा जिंदगी में देखकर वो बहुत खुश होती है। सरला और सरला की 5 बहुएं लोगों को सरला से ज्यादा सरला की बहुओं के बारे में जानने में दिलचस्पी थी, क्योंकि सरला की ये 5 बहुएं कभी भी एक मत होकर नहीं चलती थी। एक रोज गांव में शौचालय बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आता है और हर घर को 20,000 रुपए दिए जाते हैं शौचालय बनवाने के लिए। बहू, मैं जानती हूँ तुम लोग मेरी बातों को तो मानोगी नहीं, इसलिए मैं तुम पांचों को एक दिन का समय देती हूँ। मुखिया जी ने 20,000 रुपए का फॉर्म भरवाया है, तो बता देना कैसे और कहाँ शौचालय बनाया जाएगा। माँ जी, मैं तो कहती हूँ शौचालय में इंग्लिश सीट लगवाते हैं। नहीं माँ जी, उससे तो मैं यूज कैसे करूँगी, क्योंकि अपने भाई के घर गई थी ना, तो मुझसे तो बैठा ही नहीं जाता उस पर। दीदी सही कह रही है, भला कोई कुर्सी पर बैठकर भी ये सब करता है। मैं तो कहती हूँ पैसे बांट लेते हैं और खेत में ही जाया करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, कल भी वो हरिया गया था जब हम सब लोग खेत में गए थे। मैं तो कहती हूँ कि खेत में 2-4 गमले लगवा लेंगे। माँ जी, ऐसा शौचालय बनवाएंगे कि देखने वाले भी कहेंगे सरला की बहुओं का ही आइडिया होगा। अपनी बहुओं की बातें सुनकर सरला कहती है, हाँ हाँ, जैसे तुम लोग बोल रही हो उससे तो मुझे लगता है ताजमहल ही बनवा दूं अपनी 5 बहुओं के नाम पर। शौचालय पर सबकी अलग अलग राय सुनकर
सरला तो परेशान हो जाती है। तभी देर शाम सरला के घर मुखिया आता है और वो सरला से कहता है, सरला जी, कल से काम शुरू हो जाएगा। आप बता देना हमारे लोगों को कि कहाँ बनवाना है शौचालय। अरे अब तक तो मेरी बहुओं ने ये भी नहीं सोचा कि कैसे और कहाँ बनवाना है। सब तो अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरे करने में लगे हैं। ऐसा बनेगा तो वैसा बनेगा। वो आप देख लो, सुबह से काम शुरू हो जाएगा। अब अगली सुबह ही शौचालय बनाने वाला आता है और वो सरला से पूछता है कि कैसे और कहाँ शौचालय बनवाना है। तो सारी बहुएं अपनी अपनी सुविधाएं बताती हैं और ऐसे में सरला कहती है, सबकी एक एक ही इच्छा पूरी की जाएगी और तुम वो इन्हें बता दो। अब पांचों बहुएं अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें बता देती हैं और करीब 25 दिन बाद जब सरला की पांचों बहुओं के बताए गए हिसाब के मुताबिक शौचालय बनकर तैयार होता है तो हर कोई उसे देखने आने लगता है, जिसमें इंग्लिश सीट, घास की बनी टाइल, आसपास झाड़ियों वाली फीलिंग के लिए गमले, बाथ टब नहाने के लिए और एक पंखा था, जिसे देखकर अब तो सरला की पांचों बहुओं में लड़ाइयाँ इस बात को लेकर होती थी कि कपड़े कौन धोएगा। मैं बड़ी हूँ, चंदा लाओ, अपने भी कपड़े दे दो, मैं ही धो देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं आपसे छोटी हूँ, आप मेरे कपड़े कैसे धो सकती हैं? तब तक मीरा शौचालय में घुस जाती है और वो भी अपनी माँ से बात करने के लिए। ये देखकर सरला कहती है, अब शाम का इंतजार करो तुम चारों, वो तो गई सोने अंदर। अब चारों बहुएं दरवाजा पीटने लगती हैं, लेकिन मीरा तो अंदर ईयरफोन लगाकर बातें करने में लगी होती है और करीब 2 घंटे बाद निकलती है। तभी रीना मीरा को निकलते देखकर अपनी सास को धकेलते हुए तोड़कर शौचालय में घुस जाती है और सास बेचारी इधर गिरने के बाद चिल्लाते हुए कह रही थी, हाय मर गई रे, मेरी कमर तोड़ दी कुलच्छनी ने। शौचालय नहीं बन गया कि जी का जंजाल हो गया। कोई मरे कोई जिए, इन पांचों को क्या लेना देना, उसमें ही मरना है इन्हें तो। अब सास बेचारी जैसे तैसे खुद से उठती है और इधर तीनों बहुएं अब रीना के अंदर जाने के बाद दरवाजा पीट रही थी और सरला एक कोने में आराम से बैठ जाती है। तभी कुछ समय बाद सरला के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला सरला से आते ही कहती है, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी है? तेरी बहू ने कुछ कहा क्या तुझे? पूछ मत, क्या चल रहा है मेरे घर में। गिर गई हूँ, पैर में मोच आ गई है। कैसे गिरी? ध्यान से चलाकर, कितनी बार कहा है, उम्र हो गई अब तेरी। अब जैसे ही रीना शौचालय से निकलती है वैसे ही अब की बार तो सारी बहुएं भागने लगती है और उन्हें देखकर विमला भी भागने लगती है और सरला से कहती है, भाग सरला भाग, भूकंप आ गया, देखना सब कैसे भाग रहे हैं। कहीं कुछ नहीं हुआ, बैठ जा चुप करके। मेरी बहू निकली होगी शौचालय में से। क्या उसके लिए ये लोग भाग कर गए? हाँ, और उसकी वजह से ये जो मेरे मुंह पर चप्पल के निशान बने हैं वो मेरी बहुओं के ही तो हैं। वो ही तो मुझे रोंदते हुए शौचालय में गई थी। राम रे राम, बता तेरी बहू को हगने वाली जगह भी इतनी पसंद आ रही है कि वो तुझ पर चढ़कर जा रही है। अपनी बहुओं से ज्यादा परेशान तो सरला उस नए शौचालय को बनाने को लेकर थी, जिसमें रात में भी पांचों में से कोई न कोई बहू रहा ही करती। अब अगली सुबह विमला सरला के घर आती है, तभी फिर से भगदड़ मच जाती है और इस बार तो चाय पी रही विमला के ऊपर से सरला की चारों बहुएं चढ़ कर जाती हैं और उसके बाद तो विमला को देखकर सरला कहती है, विमला ठीक तो है तू? अरे पूरे मुंह पर चप्पल के निशान हो गए तेरे भी। बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ भी हो चुका है बहन, मैं समझ सकती हूँ। अब देर शाम सुहानी शौचालय में जाती है और वो फोन पर बातें करते करते सो जाती है। 4 घंटे बीत जाते हैं और सबको लगता है कि सुहानी को कुछ हो गया है। तभी चंदा रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, सुहानी दीदी इतने समय अंदर है और लाइट भी नहीं थी। पक्की बात है अब वो नहीं रही, बहुत भली दीदी थी। वो और मरने वाली? अरे सो रही होगी अंदर खुशबू ले लेकर। जैसी तुम चारों हो वैसे ही वो भी है। कौन किससे कम है? कोई सब्जी धोता है शौचालय में तो कोई बर्तन, तो कोई वहाँ सो ही जाता है। नहीं माँ जी, उन्हें कुछ हो न गया हो, जल्दी से किसी को बुलवाओ और ये दरवाजा तोड़वाओ। तभी सुहानी अंगड़ाइयाँ लेती हुई बाहर आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी कुछ भी कहो, नींद अच्छी आई। हाँ हाँ क्यों नहीं,
अंदर खुशबू जो आ रही है। अब देर रात ही सरला शौचालय में ताला लगा देती है और जब पांचों बहुओं को पता चलता है कि उसकी सास ने तंग आकर शौचालय में ताला लगाया है, तो चंदा अपनी सास को कहती है, माँ जी बहुत जोर की आई है, खोल दो ना माँ जी। इस ताजमहल में मैंने ताला लगा दिया है, ताला, क्योंकि तुम लोगों ने तो इसे मजाक ही बना दिया। किसी का मन होता है तो वो मुझे या विमला को रौंदते हुए भागने लगता है। और क्या चाहती हो, किसी की जान चली जाए? वो तो बेचारी विमला बच गई। तुम लोगों में शर्म लिहाज है या वो सब बेच खाई तुम लोगों ने? माँ जी खोल दो ना, वरना आज तो कहीं जाने का मौका भी नहीं मिल पाएगा, यही हो जाएगी। माँ जी समझो, मैं मर जाऊंगी पेट दर्द से, बचा लो माँ जी। सरला शौचालय का दरवाजा तो खोलती ही नहीं, जिसकी वजह से कोई खाना भी नहीं खाता और न ही पानी पीता है। न खाओगे न जाओगे, लेकिन कब तक बर्दाश्त किया जा सकता था। सुहानी तो दौड़कर विमला के घर के शौचालय में घुस जाती है और विमला सरला को इसकी शिकायत करने आती है। राम राम सरला, तेरी बहू पेटीकोट में ही भागी है मेरे घर और शौचालय में घुस गई है। साड़ी तो उसकी यहीं रह गई, आई होगी जोर की। क्या कर सकते हैं, जाने दे। इन पांचों ने तो मेरी नाक ही कटवाने का फैसला ले लिया है, तो अब मैं क्या ही बोलूं। क्यों, तूने अपना शौचालय बंद कर दिया है क्या? हाँ बंद कर दिया, तभी तो इन्हें अकल आई है, जो कुत्तों की तरह एक दूसरे पर चढ़ के भागते रहती थी। माँ जी हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी हो। हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दो, हम शौचालय को शौचालय की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। मान भी जाओ ना माँ जी। हाँ माँ जी, अब तो खोल दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हार कर जब सभी बहुओं को अकल आ जाती है, तो सरला भी शौचालय का ताला खोल देती है और अब सब नॉर्मल तरीके से शौचालय में जाया करती। 5 बेटों की माँ अनुराधा को अब अपने 5 बेटों की शादी की चिंता सताने लगी थी, लेकिन 5 के लिए एक साथ लड़कियां मिलने से रही। इसीलिए कुछ ही टाइम में एक अच्छे घर की लड़की माला से मिलने पर अनुराधा अपने बड़े बेटे राघव की शादी उससे करवा देती है और धूमधाम से अपनी बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे घर में आने के बाद क्या पता मेरे बाकी के 4 बेटों को भी अच्छी लड़कियां मिल जाएं। अनुराधा अपनी बहू का स्वागत करके उसको आराम करने भेज देती है और अगले दिन एक साड़ी लेकर उसके पास जाकर कहती है, बहू आज तेरी मुंह दिखाइए, ये ले साड़ी पहनकर तैयार हो जाइयो। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं वो साड़ी पहन लूं जो मुझे मेरी माँ ने बहुत प्यार से दी थी? अच्छा दिखा तो, कौन सी साड़ी है? अगर हल्की हुई तो मैं पहनने नहीं दूंगी। दोनों के कहने पर माला अपनी अलमारी में से एक बनारसी साड़ी लेकर आती है। वो साड़ी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसको देखकर अनुराधा की आंखें भी खुली रह जाती है और वो बोलती है, बहू ये कितने की साड़ी है? दिखने में तो बहुत सुंदर है। माँ जी, माँ ने ये साड़ी पूरे 50,000 की ली है। प्योर बनारसी सिल्क की साड़ी है। माँ ने कहा था अपनी मुंह दिखाई पर ही पहनियो। ठीक है बहू, पहन लियो। अनुराधा के कमरे से जाने के बाद माला तैयार होने चली जाती है। कुछ देर में सभी मेहमान और पड़ोसनों के आने के बाद नीचे सबके सामने वो आती है। मोहल्ले की औरतें माला की साड़ी देखकर हैरान थी और उन्हीं में से एक कमला नाम की औरत कहती है, अरे वाह अनुराधा बहन, बहू को मुंह दिखाई पर साड़ी तो बहुत महंगी दी है। मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। आंटी जी, वो ये साड़ी। हाँ हाँ कमला, मैंने ही दी है। अब पहली बहू घर में आई है तो अच्छे से स्वागत करना तो बनता है ना। अनुराधा सबके सामने झूठ बोल देती है और माला को भी इशारे में चुप रहने को बोलती है। बेचारी माला अपनी माँ की दी साड़ी का क्रेडिट अपनी सास को लेने देती है। ऐसे ही उस दिन अनुराधा की खूब तारीफ होती है। अब समय गुजरता है। लगभग बड़े बेटे की शादी के 2 महीने के बाद ही दूसरे बेटे मोहन की भी शादी हो जाती है और अनुराधा अपनी दूसरी बहू चांदनी का स्वागत करके उसको कमरे में भेज देती है और अपनी बड़ी बहू के पास जाकर कहती है, बहू वो ना मुझे तुझसे एक काम था। क्या है ना, कल चांदनी की मुंह दिखाई है, तो एक काम कर, तू अपनी बनारसी साड़ी दे दियो, मैं उसको पहनने को दे दूंगी। कहीं वो हल्की साड़ी पहन लेगी तो मोहल्ले वाले कहेंगे एक बहू को तो इतनी महंगी साड़ी दे दी और दूसरी को दी ही नहीं। ठीक है माँ जी, अभी देती हूँ। माला उदास मन से अपनी माँ की दी बनारसी साड़ी अपनी सास को दे देती है और अनुराधा वो साड़ी लेकर सीधा चांदनी के पास जाकर कहती है, चांदनी बहू ये ले साड़ी, ये तुझे कल मुंह दिखाई पर पहननी है। ये हमारी खानदानी साड़ी है,
बड़ी बहू ने भी यही पहनी थी अपनी मुंह दिखाई पर। ठीक है माँ जी, वैसे ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। आपके समय में भी ऐसा लेटेस्ट डिजाइन था क्या? कमाल की बात है। कमरे में मौजूद मोहन अपनी माँ की बात सुनकर बोलता है। माँ, ये अचानक से खानदानी साड़ी कहाँ से आ गई? आपकी सासू माँ यानी कि हमारी दादी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। तू उनकी बहू था क्या जो तुझे बताती? बहू समय पर तैयार हो जाइयो। अनुराधा इतना बोलकर चली जाती है। अगले दिन सुबह सभी मेहमान और पड़ोस की औरतें अनुराधा की दूसरी बहू की मुंह दिखाई में आती है, जहां वो सभी वैसे ही बनारसी साड़ी में चांदनी को देखती है, जिसमें माला की मुंह दिखाई हुई थी। और ये देखकर कमला बोले बिना रह नहीं पाती। अरे अनुराधा, ये क्या? ये साड़ी तो माला बहू की है ना, जो तूने उसे मुंह दिखाई पर दी थी। नहीं आंटी जी, ये साड़ी तो बहू मैं बताती हूँ। अरे कमला, मैंने अपने 5 बेटों की 5 बहुओं के लिए सेम साड़ी ली है। एक साड़ी 50,000 की है। अब 5 को ये ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। ये क्या? माँ जी झूठ क्यों बोल रही है? उन्होंने तो मुझे बोला था कि ये साड़ी खानदानी है। चांदनी ये सब सुनकर अपनी जेठानी माला का चेहरा देखती है, जो कि बहुत उदास थी। इसीलिए चांदनी मुंह दिखाई में कुछ ना बोलकर उसके खत्म होने पर अपनी जेठानी माला के पास जाती है, जहां वो माला से सब कुछ जान लेती है और बोलती है। दीदी ये तो गलत है। माँ जी अपनी 5 बहुओं को एक ही बनारसी साड़ी देंगी, वो भी आपकी माँ की दी हुई। हमें जाकर माँ जी को बोलना चाहिए। चलिए। नहीं चांदनी, हम इस घर की बहुएं हैं, हमें अपने ससुराल का मान रखना ही होगा। माला चांदनी को अपनी सास से बात करने से रोक लेती है। अब इस बात को समय गुजरता है। दोनों बहुएं घर को अच्छे से संभालती हैं, लेकिन अब अनुराधा के बाकी के 3 बेटों की शादी के लिए एक ही घर की लड़कियों के रिश्ते आते हैं, जिस पर एक शाम अनुराधा इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी। तभी उसका सबसे छोटा बेटा मयंक कहता है। माँ, आप मना क्यों कर रही हैं? इतनी अच्छी लड़कियाँ हैं, दोनों भैया और मुझे पसंद है, फिर क्यों? माँ जी के पास 3 बनारसी साड़ी नहीं है ना, इसलिए। चांदनी चुप। माँ, अब जब तीनों को पसंद है लड़कियाँ, तो कर दो ना रिश्ता पक्का। आप बिना हद करती हो। अपने घर वालों की जिद के आगे अनुराधा की एक नहीं चलती और अब वो बचे हुए तीनों बेटों की शादी एक ही घर की 3 लड़कियों काव्या, माया और रोशनी से कर देती है। 3 बहुओं का स्वागत करते वक्त अनुराधा के घर में उसकी कुछ पड़ोसनें भी थी, जो अनुराधा से कहती है। अरे वाह अनुराधा, अब तो तेरी बाकी की 3 बहुएं एक साथ आई हैं। मुझे तो इनकी मुंह दिखाई देखनी है। तीनों एक जैसी बनारसी साड़ी में कैसे लगेंगी? सच में कमला, मुझे भी देखना है कहाँ होती है ऐसी सास जो अपनी 5 बहुओं को इतनी महंगी साड़ी दिलवाए, वो भी अलग अलग। माँ जी, ये आंटी किस साड़ी की बात कर रही हैं? अरे मेरी देवरानियों, मैं बताती हूँ। माँ जी ने ना अपनी 5 बहुओं के लिए 50,000 वाली सिल्क बनारसी साड़ी दे रखी है। मैंने और बड़ी दीदी ने भी महंगी वाली बनारसी साड़ी पहनी थी। तुम भी अब पहनोगी अपनी अपनी साड़ियाँ। अरे मैं तो कहती हूँ अनुराधा, 5 बहुओं की एक साथ मुंह दिखाई करवा दे और 5 एक जैसी बनारसी साड़ी में आएंगी, कितनी अच्छी लगेंगी। अरे वाह कमला आंटी जी, आपने क्या आइडिया दिया है। क्यों माँ जी? चांदनी, तुम सब जानते हुए भी ऐसा बोल रही हो। दीदी झूठ का अंत तो होना ही है ना। अब या तो माँ जी सबके सामने अपना सच बोलेगी, या अपने झूठ को छुपाने के लिए सबको एक जैसी साड़ियाँ दिलाएगी। ये चांदनी बहू ना और कमला, इसने तो अब मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वैसे गलती मेरी ही है, मैंने झूठे दिखावे के चक्कर में माला बहू की साड़ी को अपनी दी हुई साड़ी बताया, तो भुगतना तो था ही। अरे अनुराधा, कुछ तो बोल। हाँ ठीक है, कल मुंह दिखाई में देख लेना क्या होगा। अभी जाओ, मेरी नई बहुओं को आराम करना है। सारी पड़ोसनें वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह 5 बहुएं अपनी सास से साड़ी मिलने का इंतजार कर रही थी। तभी अनुराधा उनके पास आती है और कहती है। माला बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी माँ की दी बनारसी साड़ी को सबके सामने ये कहा कि मैंने तुझे दी है। इस झूठ से ही झूठ का सिलसिला शुरू हुआ। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम 5 को वैसी ही बनारसी साड़ी दिला पाऊँ। इसीलिए आज मैं मुंह दिखाई में सबके सामने सच बोल दूंगी। लेकिन माँ जी, सभी पड़ोसनें ये जानकर आपका मजाक उड़ाएंगी। नहीं, आप ये मत करिए। जब झूठ मैंने बोला है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। नहीं माँ जी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? हमें चांदनी दीदी ने कल ही सच बता दिया था और इसलिए हमारे पतियों ने हमें माला दीदी जैसी साड़ी ला कर दे दी कल रात ही। हाँ माँ जी, अब आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा।
और आपकी पांचों बहुएं भी मुंह दिखाई में एक जैसी बनारसी साड़ियों में आएंगी। अनुराधा अपनी पांचों बहुओं की समझदारी देखकर बहुत खुश होती है और अपनी गलती को समझते हुए आगे दोबारा कभी ना झूठ बोलने की कसम खाती है, जिसके कुछ देर में पांचों बहुएं एक जैसी बनारसी साड़ी पहनकर मुंह दिखाई के लिए सबके सामने आती है और अनुराधा की इज्जत पर भी कोई दाग नहीं लगता। एक चाकू को हाथ में पकड़े रिया अपनी कमरे में बैठी हुई थी। तभी अचानक उसकी माँ कमला वहाँ आती है और उसके हाथ में चाकू देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ए पागल, ये क्या कर रही है? चाकू क्यों लिया है तूने हाथ में? किसका खून करने जा रही है? हाँ माँ, खून करूँगी, वो भी उस लड़के का जिसको आपने आज देखने के लिए बुलाया है। तू पागल हो गई है क्या? अरे तुझे शादी नहीं करनी तो मत करना, लेकिन ऐसे किसी का खून करना, तू कोई खूनी थोड़ी है। क्या माँ, डर गई? मैं तो मजाक कर रही थी। ये चाकू तो मैं एप्पल काटने के लिए लाई थी। अच्छा, आ गए क्या आपके लड़के वाले? पागल कहीं की, ऐसा मजाक अपने ससुराल में मत करियो, वरना वो लोग तुझे सच में खून करने वाली बहू समझ लेंगे। अब तैयार हो जा, वो आने वाले हैं। कुछ देर में कमला के घर मयंक नाम का लड़का अपनी माँ भावना और बहन सुनीता के साथ आता है। रिया उनके स्वागत के लिए चाय नाश्ता लाती है। लड़के वालों को रिया बहुत पसंद आती है और रिया को भी लड़का बहुत पसंद था। दोनों परिवार की सहमति से रिश्ता फिक्स हो जाता है। समय गुजरता है और शादी की रस्में दोनों घरों में शुरू होती है। तभी एक शाम मेहंदी की रस्म वाले दिन एक लड़का औरतों की तरह साड़ी में छुपकर रिया के घर आता है और उसके पीछे उसके कमरे में चला जाता है और अंदर जाकर कुंडी बंद कर लेता है। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो लड़का अपने चेहरे से घूंघट हटाता है तो उस घूंघट के नीचे का चेहरा देखकर रिया हैरान होकर कहती है, कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो मेरी शादी की रस्में चल रही हैं। मुझे बर्बाद करके तुम शादी करने जा रही हो? तुमने पूरे कॉलेज में मुझे बदनाम करके रख दिया। मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा और अब तुम खुद शादी कर रही हो? हाँ तो तुमने मेरे साथ कॉलेज में इतना बड़ा प्रैंक किया था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो कैसे तुमको छोड़ देती? प्रैंक ही तो था ना। तुमने तो मुझ पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया, कॉलेज से निकलवा दिया। अब मैं भी तुम्हारी शादी तोड़ूंगा। बाहर जाकर सबको बोलूंगा कि मेरा तुम्हारा चक्कर चल रहा है। कोई ना कोई तो दूल्हे के घर तक ये खबर पहुंचा देगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कुणाल रिया की एक नहीं सुनता और बाहर जाने लगता है। तभी रिया अपने कमरे की टेबल पर पड़ा चाकू उठाकर बिना सोचे समझे कुणाल की पीठ पर मार देती है और वो वहीं मर जाता है। ये मैंने क्या किया? हे भगवान, खून! अब मैं क्या करूं? रिया डरी हुई थी। तभी उसको उसके कमरे के बाहर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, रिया, रिया, कहाँ है? बाहर आ, या मैं आऊँ? पैरों में मेहंदी लगनी बाकी है बेटा। माँ, आ रही हूँ, आप नीचे ही रहो। रिया अब जल्दी से कुणाल की लाश को बेड के नीचे सरका देती है और खून के दाग भी साफ करके अपने हाथ धोकर नीचे चली जाती है, जहाँ उसके हाथों की मेहंदी को छूटा देखकर कमला कहती है, ये क्या? इतनी जल्दी मेहंदी हटा दी? पागल लड़की, अब मेहंदी का रंग भी नहीं चढ़ेगा हाथों में। माँ, अब ये हाथ खून से रंग गए हैं, तो मैं मेहंदी से क्या ही रंगूं? रिया पैरों में मेहंदी लगवाकर कमरे में चली जाती है। आधी रात को जब सब सो रहे थे तो रिया किसी तरह कुणाल की लाश को एक सूटकेस में डालकर अपने घर के पास के एक बहते हुए गंदे नाले में फेंक देती है और किसी को पता लगने से पहले घर आ जाती है। अगली सुबह शादी का दिन था। शाम होते होते शादी की पूरी तैयारी होती है और बारात के आने के बाद शादी की रस्में पूरी होकर रिया अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास उससे कहती है, आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। मेरे बेटे की शादी के बाद आखिरकार इस घर को उसकी लक्ष्मी मिल ही गई। बहू, इस लाल हाथों की छाप दीवार पर लगा दो। रिया आलती में लाल पानी देखकर डरते हुए कहती है, खून? अरे भाभी, खून नहीं है ये। आप बिना ऐसे डर रही हो जैसे किसी का खून करके आई हो। क्या अब भी खून की बातें करने लग गए? चलिए अब अंदर भी आने दीजिए। रिया का स्वागत होता है। वो अपने ससुराल में कदम रखती है। अगले दिन रिया की मुंह दिखाई थी। सभी मेहमानों के बीच वो सज धज कर बैठी थी। तभी उसकी नजर उसके घर के दरवाजे पर जाती है, जहाँ कुणाल की गर्लफ्रेंड रीना खड़ी थी। उसको देखकर रिया खुद से कहती है, ये कहीं कुणाल को ढूंढते ढूंढते तो नहीं आई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ जी, मैं जरा अभी आती हूँ।
वो मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ बहू जा हुआ। सुनीता भाभी को वॉशरूम लेकर चली जा। नहीं नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी, आप सब बैठो। रिया मेहमानों के बीच से उठकर रसोई में जाती है और वहाँ से चाकू को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर वहाँ से सीधा सबके बीच आती है। रीना को ऐसे किसी के घर में आना अजीब लग रहा था, लेकिन वो घर के बाहर ही खड़ी रहती है। कुछ देर में सारे मेहमान चले जाते हैं और भावना और सुनीता भी आराम करने चली जाती है। तभी रिया सबकी नजरों से छुपकर बाहर खड़ी रीना का हाथ पकड़कर उसको घर के पीछे ले जाती है, जहाँ रीना अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, रिया मेरा हाथ छोड़ो और ये बताओ कि कुणाल कहाँ है? क्यों आई हो यहाँ और कुणाल कहाँ है? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि उसने कहा था वो तुमसे मिलने जा रहा है और कल से वो वापस नहीं आया। बताओ कहाँ है कुणाल, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। कुणाल का पता जानना है ना तुम्हें? रुको, मैं तुम्हें कुणाल के पास ही भेज देती हूँ। रिया अपने पल्लू में से चाकू निकालकर रीना के पीठ में मार देती है। उसकी जान चली जाती है, लेकिन ये सब करते हुए उसे सुनीता देख लेती है और वो दबे पांव घर में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसके पैर से जमीन पर एक बोतल टकरा जाती है और आवाज होने से रिया की नजर सुनीता पर पड़ जाती है। भाभी मुझे कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सुनीता, तुम्हें ये सब देखना ही नहीं चाहिए था। क्यों आए आखिर तुम यहाँ? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी भाभी। माफ करना ननद जी, मुझे अपने 2 खून को छुपाने के लिए ये तीसरा भी करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर रिया सुनीता के भी चाकू मार देती है और उन दोनों की लाश घर के पीछे के आंगन में गड्ढा खोदकर दफना देती है और उसके ऊपर बहुत सारे पौधे लगा देती है। ये सब करते हुए शाम हो जाती है। तभी उसको ढूंढते हुए भावना वहाँ आती है और कहती है, बहू तो घर के पीछे के आंगन में है और मैंने तुझे ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ जी, वो मैं खाली बैठी थी तो सोचा आंगन में आकर पौधे लगा लूं। मुझे हरियाली बहुत पसंद है ना। अच्छा ये बता, सुनीता कहाँ गई? माँ जी पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो यहाँ काम कर रही थी। रिया भावना के साथ घर में आती है और सुनीता को ढूंढने का ड्रामा करती है। वो सुनीता के कमरे में जाकर उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करके एक लेटर लिखकर उसे लेकर हॉल में आती है और कहती है, माँ जी सुनीता भाग गई घर से। देखिए ये खत मुझे उसके कमरे की तकिए के नीचे से मिला है। क्या? हे भगवान, इस लड़की ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भावना ये बात मयंक को बता देती है। पूरा परिवार सुनीता को सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। समय गुजरता है। भावना की 2 पड़ोसन उसके घर उसको कुछ बताने आती है, लेकिन भावना वहाँ नहीं थी और घर पर रिया को देखकर वो दोनों डरती हुई कहती हैं, हम बाद में आ जाएंगे, चलो बहन। अरे पर रिया उनके अजीब बर्ताव को देखकर समझ नहीं पाती, लेकिन तभी उसकी नजर एक पड़ोसन के हाथ पर जाती है, जिसमें वही चाकू था जिससे रिया ने सुनीता और रीना का खून किया था। वो ये देखकर समझ जाती है कि ये औरतें क्यों आई हैं, जिसके चलते रिया अचानक से जाकर उनके हाथों से वो चाकू छीन कर कहती है, तो आप दोनों मेरी सास को सच बताने आई थी। आप दोनों ने देख लिया था क्या मुझे खून करते हुए? बहू हमको जाने दे, हमने कुछ नहीं देखा। हमने भी कुछ नहीं देखा था, हमें जाने दो। रिया बिना आवताव देखे उन दोनों औरतों के गले चाकू से काट देती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि दरवाजे पर भावना और मयंक खड़े थे। रिया का ये रूप देखकर भावना चिल्ला देती है और तभी रिया पीछे मुड़कर देखती है। तुम एक खूनी हो, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। माँ चलो बाहर चलो। मयंक अपनी माँ को लेकर घर से बाहर भागता है और घर के बाहर से दरवाजा लगाकर पुलिस को कॉल करता है। कुछ देर में पुलिस आती है तो रिया के कबूलनामे से पता चलता है कि उसने अब तक 1-2 नहीं 5 खून किए हैं, जिसके चलते उसको फांसी की सजा मिलती है। और उसके बाद घर के आंगन से सुनीता और रीना की लाशें निकालकर उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है। नीलम अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही थी। तभी नीलम की बहू नव्या अपनी सास के पास आती है और उससे बोलती है, माँ जी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, अब तो हद ही हो गई है आपकी लाडली बहुओं की। या तो अपनी बहुओं को समझा दो कि जब मैं खाना बनाऊं तो वो नहीं आएंगी, या फिर उनको ही रसोई संभालने को बोल दो। अरे पर हुआ क्या, तू इतना क्यों भड़क रही है?
भड़कू नहीं तो और क्या करूं? जरा रसोई में जाकर रसोई और अपनी बहुओं की हालत को तो देखो। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है। ना जाने ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो इन पांचों का मुंह कभी बंद ही नहीं होता है। अब क्या था, नीलम भड़कते हुए रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि रसोई का बुरा हाल हो रखा है। रसोई का भी और उसकी चारों बहुओं का भी। कोई किसी के बालों को पकड़कर खींच रही है तो कोई बेलन और छलनी एक एक करके एक दूसरे पर मार रही है। ये देखकर नीलम का सर चकरा जाता है और वो अपने सर पर हाथ रखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरी रसोई में? ना तो रसोई की सफाई है और ना ही इन सब में प्यार। देख लो अब आप अपनी आँखों से। माँ जी, अब तो आपको समझ ही आ गया होगा ना कि आखिर मैं क्यों चिल्ला रही थी। अब आप बताओ, इन सब में मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? हाँ बहू, तू सही कह रही है। काम्या, सुरभि, सपना, चंदा, ये सब क्या हो रहा है? तुम चारों इस तरह जंगली बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही हो? माँ जी, मैंने सपना दीदी को कहा कि आज मैं रोहन जी के लिए खाना बनाऊंगी, पर ये है कि मेरी सुन ही नहीं रही। हाँ तो क्यों सुनूं मैं? अरे भाई, रोहन जी जितने तेरे पति हैं उतने मेरे भी पति हैं। रोहन जी न सिर्फ तुम्हारे पति बल्कि वो मेरे भी पति हैं और इसलिए मैं भी उनके लिए खाना बनाने आई हूँ। पर किसी को शायद पसंद नहीं कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा बनाऊं। खुद को तो कुछ आता नहीं बनाना, पर अगर कोई दूसरा बनाए तो उसमें भी टांग अड़ाने के लिए आ जाते हैं। किसको बोली तुम? अरे टांग मैं नहीं बल्कि तुम अड़ाने आई हो। तुमसे पहले मैं आई हूँ इस रसोई में, तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। देख रही हो माँ जी मुझसे कैसे बात कर रही है ये। उम्र में मुझसे छोटी है पर जुबान तो ऐसे कैंची की तरह चला रही है जैसे न जाने कौन सी 80 साल की बुढ़िया हो। बुढ़िया किसे बोला तुमने? इतना बोलकर सुरभि एक बार फिर बेलन उठाती है और काम्या के सर पर मारते हुए कहती है, क्योंकि रोहन जी की इकलौती बीवी तुम नहीं बल्कि मैं भी हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी उनके लिए खाना बनाऊंगी। समझी तुम? ओ हेलो, तुम चारों ये मत भूलो कि रोहन की बीवी मैं भी हूँ। और रही खाने की बात, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि रसोई का जिम्मा मैंने उठा रखा है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करके यहाँ से अपने अपने काम पर लग जाओगी तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से उन सब की एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और नीलम चाहकर भी अपनी बहुओं के बीच कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक रसोई को लेकर नीलम के घर में आए दिन लड़ाइयाँ होती। ऐसे ही एक दिन नीलम के घर उसकी पड़ोसन कमला आती है और नीलम अपनी छोटी बहू चंदा को चाय बनाने के लिए बोल देती है, चंदा बहू, जरा 2 कप चाय तो बना दे, बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। और देखना, तेरी आंटी भी घर आई हैं। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चंदा अब अपनी सास की बातें मानकर रसोई में चाय बनाने चली जाती है तो वहीं कमला नीलम से बोलती है, नीलम बहन, तेरे तो भाग्य ही खुल गए ऐसी बहू पाकर। भले ही तेरे इकलौते बेटे की शादी 5 लड़कियों से हुई हो, पर मानना पड़ेगा तेरी 5 बहुएं बहुत संस्कारी है। देख तो कैसे एक बार में ही मान गई। कमला बहन, तूने वो बात तो सुनी ही होगी ना कि जब एक तूफान आने वाला होता है तब सब कुछ थम जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये शांति तुझे ज्यादा देर देखने को नहीं मिलेगी। ये शांति तूफान के आने से पहले की शांति है। क्या मतलब? कमला खुद से ये बातें बोल ही रही थी कि तभी कमला के कानों में उसकी बहू के चिल्लाने की आवाज आती है, माँ जी देख रही हो आप, ये चारों मुझे चाय नहीं बनाने दे रही हैं। अब पता चल गया मैं क्या बोलना चाह रही थी तुझे। और देखना है मेरे घर की शांति। आजा, मैं तुझे मेरे घर की शांति दिखाती हूँ। क्या हो गया, अब क्यों चिल्ला रही हो तुम? माँ जी, आपने मुझे चाय बनाने को कहा था ना। हाँ क्यों, क्या हुआ? ये देखो, ये लोग मुझे चाय वाला बर्तन ही नहीं दे रहे हैं। मैं चाय कैसे बनाऊं? बहू, और भी तो बर्तन है, तू उसमें बना ले। माँ जी, वो जूठे हैं। तो उसको धो लेना। मैं नहीं धो रही। बर्तन धोने का काम मेरा नहीं है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। जब ये कहावत तुम्हें आती है तो तुम इस कहावत को मान क्यों नहीं लेती? तुम्हारा काम है रोटियां बनाने का, तो तुम अपनी रोटियां बनाना। चाय और रात का खाना मेरा है, तो मेरा काम मुझ पर ही छोड़ दो। मैं तुम 5 और इस रसोई से बेहद परेशान हो चुकी हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि मैं तुम लोगों को घर से ही निकाल दूं, क्योंकि तुम 5 ने तो अपनी शर्म को इस रसोई की गैस पर जला दिया है। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं?
अरे बोलूं नहीं तो और क्या करूं? तुम ना तो समय देखती हो और ना ही ये देखती हो कि कोई घर पर आया है या नहीं। कमला आई है, तुम्हारी ये हरकत देख क्या सोच रही होगी? तुम पांचों ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। गुस्से में नीलम बाहर हॉल में चली जाती है और उसके पीछे कमला भी जाती है, जिसके बाद कमला नीलम को अपने सर पर हाथ रखे बैठे देखकर उससे कहती है, नीलम तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? अरे जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो होती ही है ना। आवाज आती है पर कोई बर्तन टूटता नहीं है। इनको देखकर तो कभी कभी लगता है कि ये बर्तन कहीं टूट ना जाए। मैंने इस घर को बहुत संजो के रखा था, पर अब नहीं लगता कि ये घर सही से चल पाएगा। मैंने अपने इकलौते बेटे के लिए शिव जी से 5 गुणों वाली बहू मांगी थी, पर शिव जी ने मुझे 5 बहू ही दे दी। सब ठीक हो जाएगा नीलम। कुछ ठीक नहीं होगा। अब मैं इन पांचों की एक रसोई को अलग कर दूंगी। इनकी रसोई अलग होगी तो कम से कम इनके बीच लड़ाई तो नहीं होगी ना, साथ ही इस घर में शांति तो बनी रहेगी ना। कमला और नीलम आपस में बातें कर रही थी, तो वहीं उन दोनों की बात नीलम की 5 बहू सुन लेती है, जिसके बाद वो रसोई में ही जाकर प्लान बनाती है। देखो, हम पांचों ने कहीं ना कहीं सच में माँ जी को बहुत हर्ट किया है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब एक रसोई के लिए लड़ना छोड़कर हम पांचों एक ही रसोई में मिलकर काम करेंगे, जिससे माँ जी को भी दिक्कत ना हो और वो हमसे खुश भी हो जाएं। पर ये कैसे पॉसिबल है? वो तो हमारी रसोई ही अलग करने की बोल रही है। मुझे एक आइडिया आ रहा है। अगर तुम सब मेरे अकॉर्डिंग चलो तो पहले की तरह सब ठीक हो सकता है। और वो क्या है? वो ये कि क्यों ना हम पांचों एक एक दिन करके अपनी रसोई को बांट लें। अब इसका क्या मतलब है? ओफो, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन नव्या दीदी रसोई संभालेंगी, एक दिन मैं, एक दिन सपना। इस तरह से हम पांचों अपनी रसोई को संभालते रहेंगे और फिर हम लोगों के बीच ना तो लड़ाई होगी ना इस घर में शोर होगा। सभी को सुरभि का ये आइडिया अच्छा लगता है और अब वो सब वैसा ही करते हैं जिस तरह से उन पांचों ने प्लान किया था। समय गुजरता है पर अब नीलम के घर में ना तो शोर होता और ना ही कोई हंगामा होता। अपने घर में इतनी शांति देखकर नीलम को ये शांति जरा भी हजम नहीं होती। ये देखकर नीलम अपनी 5 बहुओं के पास जाकर उनसे कहती है, तुम पांचों की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, हम सब ठीक है। वैसे माँ जी, आप ये क्यों पूछ रही हैं? तुम पांचों रसोई के लिए काफी दिनों से लड़ नहीं रही, बस इसीलिए। वो इसीलिए माँ जी, क्योंकि जब आप कमला आंटी से बात कर रही थी तो हम पांचों ने आपकी बात सुन ली थी, जिसके बाद हमने प्लान किया कि अब हम नहीं लड़ेंगे। सपना अब अपनी सास को सारी बात बता देती है। ये सुनने के बाद नीलम को बहुत अच्छा लगता है और वो उन सभी को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो अपनी 5 बहुओं से बोलती है, मेरी 5 बहू ये समझ ही गयी कि मेरी 5 बहुओं की एक ही रसोई है, इसीलिए वो अपनी एक रसोई में शांति से काम करती हैं।